वाले हैं। आदरणीय लोकचंद जी हरिरामानी सिंधी समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो करते हुए सर्वप्रथम मैं श्री दौलत सिंह जी जो दाएं बाएं खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया वो मंच के सामने पधारें। जो भी कार्यकर्ता मंच के पीछे खड़े हैं या दाएं बाएं खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सामने अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा कि हमें वार्ड 16 से दीपमाला शर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। दूसरा, हमें किसी से, चाहे कोई लाड़ साहब हो, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे जोर शोर से, तन मन धन से दीपमाला का साथ देके, कंधे से कंधा मिला के, जो कि बीजेपी की परंपरा रही है, उसको निभाते हुए अपने को भारी मतों से दीपमाला को विजयी बनाना है। एक दफा मुरलीपुरा स्कीम के सभी निवासियों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप सभी माता की धन्यवाद। चौमुखी प्रसिद्ध है, ये भी पता है ना। सबसे ज्यादा दूध और सब्जी अगर जयपुर वासियों को मिलती है तो वो चौमू से मिलती है, इसीलिए प्रसिद्ध है। ज्यादा और कहीं दिमाग मत लगा लेना। मंच के ऊपर विराजमान सम्मानीय दौलत सिंह जी, सम्मानीय आपकी इस वार्ड नंबर 16 की लोकप्रिय उम्मीदवार दीपमाला जी, मेरे छोटे भाई शैलेंद्र जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गांव के, शहर के गणमान्य नागरिक, सभी युवा साथी और मातृशक्ति। हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगी। कोई सरकार इसलिए चुनते हैं कि वो लोक कल्याण की भावनाएं रखते हुए प्रदेश का विकास करेगी। और मत डालने के भी अलग अलग आधार हैं। कोई विचारधारा के आधार पे वोट डालता है, कोई पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वोट डालता है, कोई विकास के नाम पर वोट डालता है, कई लोग बेई जी के नाम पर भी वोट डालते हैं कि बेई जी आगे मेरे तो दानी धन डालना पड़ेगा। और कई वोट इसलिए डालते हैं कि पड़ोसी के आधार पे, अगर पड़ोसी से झगड़ा है, उसने अगर कांग्रेस का झंडा लगा दिया तो वो बीजेपी में डालेगा, और अगर पड़ोसी से झगड़ा है उसने बीजेपी का झंडा लगा दिया तो कोई विरोध नहीं है, फिर भी कांग्रेस को डालेगा। उसको पूछेगा भाई तूने वोट कांग्रेस को क्यों दिया, तो इसने इसका झंडा लगा दिया, मैं तो इसके हमेशा खिलाफ जाता हूँ। तो जनता के वोट डालने का आधार अलग अलग है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय जो सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है वोट डालने का, इस देश के अंदर 2 प्रकार का विभाजन अब हुआ है। एक वो लोग, एक वो विचारधारा, एक वो पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ भारत का भला चाहती है, जो देश का उत्थान चाहती है, देश का विकास चाहती है, देश की सुरक्षा चाहती है। और एक वो विचारधारा जो सिर्फ और सिर्फ खुद का भला चाहते हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के बाशिंदों से कोई मतलब नहीं है, देश किस दिशा में जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, देश की सरहद की सीमाएं सुरक्षित रहे या नहीं रहे उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। एक विचारधारा वो जिसके लिए दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी है सोनिया गांधी जी है, उससे पहले उनके बेटे राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे। अगर राहुल गांधी जी की शादी हो गई, संभावना है, तो उनका पुत्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसके अलावा कोई बन नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्तमान में जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस के अगले अध्यक्ष कौन होगा उसकी भविष्यवाणी कोई भी कर सकता है, साधारण आदमी भी कर सकता है। ज्योतिषी की बात तो बहुत दूर की बात है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन 1.25 सालों के अंदर सरकार का एक काम बता दो कि साहब जयपुर के विकास के अंदर एक प्रमुख काम सरकार ने किया है। आज परिवहन मंत्री जी का एक बड़ा सा विज्ञापन अखबारों के अंदर आपने देखा होगा, वो सारे के सारे काम 5-7 साल पहले हो चुके हैं, उनका जिक्र है। अगर कोई पलट कर उनसे पूछे कि एलिवेटेड रोड जिसका आपने जिक्र किया वो तो 5 साल पहले से चालू है, दुर्गापुरा वाली।
आपने मेट्रो की बात की, मेट्रो पहले से चालू है। उन कामों का जिक्र एक का भी नहीं है कि पौने 2 साल के अंदर एक काम का शिलान्यास उन्होंने किया हो। जयपुर की हालात क्या है आपके सामने, यहीं पे हुआ था शायद मर्डर, पेट्रोल पंप संचालक का दिन दाड़े मर्डर यहाँ हुआ। मुरलीपुरा के अंदर डकैती हुई, मानसरोवर के अंदर डकैती हुई, श्यामनगर थाने के अंदर एक महिला न्याय प्राप्त करने के लिए जिंदी जल गई, तब भी सरकार के जू नहीं रही। अब सूबे के मुखिया ये कहते हैं कि मेरी सरकार संवेदनशील है, मेरी सरकार पारदर्शी है, मेरी सरकार जवाबदेही है। ना तो ये सरकार जवाबदेही है, ना सरकार पारदर्शी है, ना सरकार ये संवेदनशील है। सरकार कहती है कि हमारे पास 125 विधायकों का बहुमत है, लेकिन 125 विधायकों में से एक विधायक भी ऐसा नहीं है जिसको गृह मंत्री बनाया जा सके। सरकार के 125 विधायकों में एक मंत्री भी ऐसा, एक विधायक ऐसा नहीं है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सके। और सिर्फ और सरकार 32 दिन तक क्वारंटाइन रहने का काम सरकार करती है। इनके सिर्फ एक ही मकसद है कि ये इन प्रकार ने मेरी सरकार बची रहे, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। जनता किस कष्ट के अंदर जीवन यापन कर रही है कोई मतलब नहीं है। लॉकडाउन के बाद में कितनी आत्महत्याएं बढ़ी है इस पे सरकार गंभीर नहीं है। कोविड के दौरान आज भी हालात ये है कि गरीब आदमी किसी चिकित्सालय के अंदर अपना इलाज नहीं करा सकता। कोविड के पेशेंटों को सामान्य बेड मिलना मुश्किल है, वेंटिलेटर आईसीयू तो बहुत दूर की बात है। जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि इससे महंगा इलाज कोई निजी चिकित्सालय नहीं कर सकता, उससे कई गुना अधिक निजी चिकित्सालय बैन कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, रामलाल शर्मा गलती करता है तो उसको एहसास कराना जरूरी है, और यदि उसको एहसास नहीं करवाया तो वो ये मानकर चलेगा कि जनता ने मोहर लगा दी, मैं चाहे जैसा निर्णय लूं, मैं चाहे जैसा काम करूं। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर जनता के पास है तो वो वोट की ताकत है, और वोट की ताकत के आधार पे मस्त हाथी की चाल चल रही सरकार के ऊपर हम अंकुश लगा सकते हैं। और यदि इस सरकार को एहसास नहीं कराया तो आने वाले समय के अंदर इससे भी कई गलत निर्णय ये सरकार करती रहेगी। आप सरकार से पूछे तो सही कि 3 लाख रुपए तक में फ्री में इलाज करने वाली भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को आपने बंद क्यों किया? स्टेट रोडों के ऊपर शुरू क्यों किया? कोविड के दौरान कई व्यावसायिक दुकानें बंद रही, फिर भी मिनिमम चार्ज सरकार ने वसूल किया। कई फैक्ट्रियां बंद रही, फिर भी मिनिमम चार्ज सरकार ने वसूल किया। आज मेरे कहने से 2 साल पहले का बिल और वर्तमान बिल देख लेना, उपभोक्ता बिजली का कंजम्पशन करता है 1500 रुपए का और उसका बिल आ रहा है 3000 रुपए का। अब आप कहोगे कि बिजली का फ्यूल चार्ज, ये 3 चार्ज हर बिल के अंदर लगे हुए आपको मिलेंगे। आज मेरे कहने से एक बार बिल देख लेना, आप बिजली काम में ले रहे हो 1500 रुपए की और आपके बिल का भुगतान हो रहा है 3000 रुपए का। ये 1500 रुपए का जो आप चार्जेस कर रहे हो और फिर तो कह रहे हो कि हमने 1% भी बिजली के दरों के अंदर वृद्धि नहीं की, तो बिजली के दरों में वृद्धि नहीं की तो ये 3 प्रकार के चार्ज कौन से, ये तो बता दे कम से कम जनता को। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अगर किसी व्यक्ति हो या सरकार हो, अगर उसको एहसास नहीं कराया तो भविष्य के अंदर भी वो वैसे ही गलतियां करता हुआ चला जाएगा। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आने वाली 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन दीपमाला जी के पक्ष में करके इनको चुनाव जिताकर भेजें। मैं दावे के साथ आपके इस मंच के ऊपर कह के जा रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत हेरिटेज और ग्रेटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने से नहीं रोक सकती। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बीजेपी मतदाता की जय, भारत माता की। बीजेपी मतदाता की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सभी के बीच मेरे आदर्श, जिनका इसमें पूरे जयपुर जानता है, मेरे को बहुत मिलता है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय सांसद। मैं बाबूलाल जी से निवेदन करूंगा कि आप दौलत सिंह जी वैसा आपका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सभी के बीच मेरे आदर्श, जिनका इसमें पूरे जयपुर जानता है, मेरे को बहुत मिलता है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय सांसद। इसी बीच मैं अपनी बात, क्योंकि भाई साहब को सभी जो है उनका सबका नमस्कार करती हूँ
और मैं ऐसे कहती हूँ कि अपना वोट देके आप दीपमाला जी को जिताएं। वो हमेशा अपने बीच में रहेंगी और लोग कहते हैं कि वो आगे नहीं है, लेकिन वो यहीं रहते हैं, अपने बीच में ही रहते हैं। बोलो भारत माता की जय। घोषणा पत्र पे वो अपना काम आगे बढ़ाती रहे और 5 साल में इस घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट करके आगे की कार्रवाई और आगे के विकास की जो गंगा है उसको बहाए। अब मैं आदरणीय सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि कृपया मेहनत से जो घोषणा पत्र बनाया है, आप उस घोषणा पत्र को पढ़ें। ये घोषणा पत्र आज तक मुरलीपुरा में कभी लागू नहीं। जो भी आदमी आता है, पार्षद का चुनाव लड़ता चले जाता है, वो अपनी योजना ही नहीं बताता कि हम वार्ड के लिए क्या करने वाले। वो उनके पास कोई योजना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई जानकारी नहीं। उनको यही नहीं पता कि हमको क्या करना है वार्ड में। बस हमको 3 गली के लोग जानते हैं, हमको चुनाव लड़ना है, इसके बाद कोई व्यवस्था नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणाओं के और अपने कार्य के आधार पर चुनाव लड़ती है। मैं भारत माता की जीतने जैसा जयकारा नहीं, एक बार नगर निगम तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। वार्ड नंबर 16 के इस चुनावी सभा में उपस्थित यहाँ के पार्षद प्रत्याशी दीपमाला जी, श्रद्धेय मंच और सामने विराजे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, 18 तारीख को टिकट मिला, 19 तारीख को फार्म भरा और आज 29 तारीख हो गई। कल शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। सब अपने अपने प्रत्याशी अपने अपनी बात रखकर और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से कांग्रेस का राज है और इस राज में जो नगर निगम का काम होना चाहिए वो काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। दखन गायब है, कोई पता ही नहीं है। फैरो कवर गायब है, कोई पता ही नहीं है। मैं बंधु आपको कहना चाहता हूं कि दीपमाला यहाँ से चुनकर जाएगी तो आपका रोड का खड्डा भी नजारत होगा, आपकी हर खंबे पे LED लाइट भी देखने को मिलेगी, आपको स्वच्छ पानी भी पीने को मिलेगा और कचरे का पूरा संग्रहण करने का काम भी हम करेंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करने आऊं, आप थोड़ी बात को ज्यादा मानकर 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर और 16वें वार्ड से दीपमाला को नगर निगम में भेजिए और यहाँ का विकास का काम कराइए। आपके विकास के कामों में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी, ये विश्वास दिलाकर मैं मेरी बात को पूरी करूंगा। आपने बुलाया इसलिए बहुत बहुत आपका सैलन जी धन्यवाद और सबसे आग्रह करूंगा कि आने वाली 1 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनाने में सहयोगी बने। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशा करती हूँ कि आगामी 1 तारीख को हम लोग भारी संख्या में भाजपा को वोट देकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करें और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। आप सभी का बहुत